अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। इंटरेस्ट रेट के बारे में दोस्तों मार्केट की अब तक की सबसे बड़ी खबर जो कि है यहाँ पर रिलीज हो चुकी है, जिसका तजिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब ने हमेशा एफओएमसी के दिन आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो अक्सर औकात बहुत लेट आप तक पहुंचती है। तो दोस्तों इसमें क्या बड़ी तब्दीलियां की गई हैं और क्या की जाएंगी, और अब तक के सबसे बड़े ऑड्स यानी कि विद द हेल्प ऑफ फोरकास्ट। ये फोरकास्ट ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हमारे लिए यहाँ पर बहुत से रास्ते हमवार करने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ओपेक से यूएई की जो अलहदगी हुई है उसका इंटरनेशनल मार्केटों पे क्या असर रहेगा, क्योंकि इसको लेकर के हर शख्स की एक अपनी राय है और बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ भी जन्म ले रही हैं। आफ्टर दैट हम कमोडिटी और क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों पहले आगाज़ कर लेते हैं कि आखिरकार एक जहां पर सिर्फ अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं एफओएमसी के डिसीजन को आने में, तो हमारे पास इस वक्त लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के इशू पे क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला हिस्सा तो ये है कि 90% चांस बन चुके हैं कि ये जेरोम पॉल की आखिरी मीटिंग होगी। ठीक है, इसके बाद पॉलिसी मेकर जो हैं इन्हें मज़ीद यहाँ पर देख नहीं रहे और केवन वॉश की तैयारियों का जो सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पकड़ चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, हर जगह पे आपको ये खबर जो है चलती हुई दिखाई दे रही है और इसको बाकायदा तौर पे वेरीफाई भी किया गया है। अब आ जाते हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट पे। इंटरेस्ट रेट को लेके 100% चांसेस दोस्तों पहली बार मार्केट में आए हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं। अब कल रात तक भी और कल दोपहर की वीडियो तक भी ये 43% तक थे। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर जो लिटिल ड्रामा था वो ओवर हो गया। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 28 तारीख को हमेशा या जब भी कभी एफओएमसी होनी होती है, यानी कि ये मीटिंग जब होनी होती है, तो इसके एक दिन पहले का जो सेशन होता है वो नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पर जो है पोजीशन क्लियर कर देता है। तो मार्केट ने दोस्तों जो पोजीशन क्लियर की है, जब आप सो रहे थे और पाकिस्तान की जो टाइमिंग के मुताबिक जब मार्केटें ओपन हुई 4:30 बजे, तो पहला डिसीजन यहाँ पर पहली 28 तारीख का जो आया वो ये था दोस्तों कि मार्केट आर प्राइसिंग इन 100% चांस ऑफ द एफओएमसी स्टेइंग ऑन होल्ड, अटेंशन विल रिटर्न स्क्वेयरली टू पॉल फ्यूचर। ठीक है जी। अच्छा, अब इस बात को पॉल के फ्यूचर के साथ जोड़ना मेरी समझ से बाहर है, लेकिन फिर भी दुनिया पॉल के साथ इसको जोड़ रही है। शायद उनका ये मानना है, यानी कि व्यूवर्स का ये मानना है कि जो पॉल हैं वो हमेशा फेयर रेट को जो कि है इंक्रीज, डिक्रीज या होल्ड की बात करते हैं, लेकिन जबकि केवन वॉश को लेकर अक्सर ये बात सामने आई है और अब तो हद ही हो चुकी है कि केवन वॉश जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर एक तो क्रिप्टो मार्केट के हक में है। ठीक है जी, और दूसरी चीज़ ये कि वो ट्रम्प को यहाँ पर जो है कि इस फैसलों में हमेशा अपने दरमियान में रख के बात करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि गैरी गेंसलर थे एक और एक जेरोम पॉल, ये दोनों बंदे मार्केट और अपने मुल्क के लिए हमेशा फेयर फैसले करते रहे हैं। खैर, इसके बाद इनके लिए रास्ता हमवार हो जाएगा और फिर शायद वो जो इनसाइड कंट्रोलर है वो खबर बिल्कुल ही सच्ची हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेस भी पाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो स्ट्रेस आ किधर से रहा है मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो बाकायदा तौर पे नोक कर रही है, पोक कर रही है कि यहाँ पर कोई फैसला किया जाए, यानी कि कट का, ठीक है, या इंक्रीज़ का। तो यहाँ पर कट के तो जो चांसेस थे, इन्फ्लेशन के हुज्जम ने उसको थोड़ा कम कर दिया है, इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो अभी ऑड्स आए हैं, यानी कि फोरकास्ट आई है कि 100% चांस हैं कि रेट्स जो है वो बिल्कुल स्मूथ रखे जाएंगे, इस पर भी डायरेक्टली कान धरने को दिमाग इजाज़त नहीं देता, क्योंकि कल मिडनाइट की वीडियो तक दोस्तों मैंने आपको वाज़िया तौर पे बता दिया था कि 43% तक के ऑड्स हैं कि जो रेट्स हैं उनको स्मूथ रखा जाएगा, यानी कि उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। ये चांसेस 43% के हमारे सामने थे। अभी फ़िलहाल अब आपके साथ दोस्तों मैं अगली न्यूज़ शेयर कर दूं, और अगर आप चाहते हैं कि करंट न्यूज़ फ़ौरन वेरीफाइड आपको आप तक पहुंचती रहें, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन आपके लिए लिंक जो है वो टॉप के ऊपर जो कि सेट कर दिया जाएगा ताकि आपको ज्वाइन करने में आसानी हो। तो दोस्तों 28 अप्रैल की सुबह से एक खबर मार्केट में गर्दिश कर रही है कि ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन
एशियन स्टॉक सर्ज। अब ये हो क्या रहा है और कैसे खबर आई है? यूएई शॉकिंग ओपेक एग्जिट। ओपेक क्या है? आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बड़ी जल्दी से आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ओपेक एक ऐसा मजमुआ है या समझ लें एक ऐसा ग्रोह बन गया हुआ है पिछले 50 साल से, जिसमें तेल बेचने वाले ममालिक बैठ के तेल की कीमतों का जो कि है फाइनल डिसीजन देकर उनको मार्केट में रिलीज करते हैं, जिसमें सऊदी अरब आता है, बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, अरब ममालिक हैं। लेकिन मजे की बात है, इनके फैसले कोई और करता है। चलें, हम इस तरफ नहीं जाते कि इनका फैसले कौन करता है। खैर, हम इस तरफ आते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा और यूएई ने इसको क्यों लीव कर दिया। देखिए दोस्तों, यूएई ने इसको इसलिए लीव किया, जो बात समझ में आ रही है, आप भी इसका तजिया करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अच्छा, बात ये समझ में आ रही है कि वो चाहते हैं कि वो आज़ादाना तौर पे तेल की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करें, क्योंकि ओपेक के अंडर रहते हुए वो ये चीज़ें नहीं कर सकते। पिछले 50 साल से दोस्तों ये इदारा कायम है ओपेक का, ठीक है जी। और 50 साल से इसको फ़िलहाल पेपर के लिहाज से, जो पेपर में बताया जाता है कागज़ों में, कि इसे सऊदी अरब जो है वो बेसिकली हैंडल करता है। और किस मुल्क ने अपने मुल्क से कितना तेल निकालना है, कितनी सप्लाई देनी है और क्या रेट निकलेगा डॉलर की शक्ल में, ये तकरीबन इनकी तरफ से आता है। लेकिन यूएई का इसको छोड़ जाना, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये जल्दी मैं बता देता हूँ। उन्होंने क्यों छोड़ा दोस्तों, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, ये उनके ज़ाती मसाइल हैं कि यूएई ने क्यों उनको लीव किया, ठीक है। लेकिन ये बात समझ में आती है कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, कोई ना कोई अपनी बेहतरी के लिए उन्होंने इसको लीव किया है, जिसमें वो 50 साल से बैठे हुए थे। तो दोस्तों, लिहाजा इस गल्फ टेंशन के अंदर उन्होंने देखा कि उनको तनहा छोड़ दिया गया, ठीक है, और उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, उनके मुल्क का काफ़ी नुकसान भी हुआ और शायद अरब में सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ, ठीक है जी। अब उनके नुकसान के बाद हम एक चीज़ देख रहे हैं कि उन्होंने आज़ादाना यहाँ पे ऑयल को सेल करने का फैसला किया है, जिससे इंटरनेशनल मार्केटों में ऑयल के प्राइसेस गिर सकते हैं और वाकई ही गिर सकते हैं, यानी कि सकते वाली बात नहीं है। इसका चांस जो है, आप इस पर स्टडी करें, आपको पता चलेगा। क्योंकि वो आज़ादाना अगर इस तरह काम करेंगे तो अपनी मर्जी से वो अपने कुओं से, जो ऑयल के कुएं हैं, उनमें से जितना मर्जी तेल निकालें, जितना मर्जी तेल वो सप्लाई करें और उसका रेट भी वो अपनी मर्जी से निकाल कर अपने नुकसानात को पूरा करना चाहते हैं, जिसका दोस्तों तेल की मंडियों पे बहुत ही अच्छा असर आएगा, ठीक है। एक मोनोपोली जो है वो टूट गई है अभी फ़िलहाल, और ये इफ़ेक्टिव होने जा रही है 1 मई से। तो 1 मई से ऑयल के प्राइसेस दोस्तों आपके सामने होंगे। आज की तारीख और दिन नोट कर लें कि सूरत हाल क्या है। यकीनन एशियन मंडियों में इसका फ़र्क पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन, एशियन स्टॉक सर्ज। अब आप अंदाज़ा कर लें कि अभी से ही आपको ऐसी न्यूज़ेस मिलनी शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट। कैपिटलाइजेशन को देख के ऐसे लगता है दोस्तों कि जो एफओएमसी का फियर फैक्टर था वो यहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन जो मिडनाइट में 2.62 तक चली गई थी, उसने मैसिवली रिकवर किया है और हम 2.66 पे आन पहुंचे हैं। डोमिनेंस जो है दोस्तों वो जस्ट 0.10% इंक्रीज हुआ है, जिसका कोई ख़ास मैं यहाँ पर इम्पैक्ट मार्केट में देख नहीं रहा। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर दोस्तों पाई नेटवर्क का टोकन आया है। आपको याद होगा कि मैंने आपको अपडेट किया था कि 0.2050 पे 48 घंटे की रेजिस्टेंस के बाद ही पाई को यहाँ पे नोट किया जा सकता है, अदरवाइज यहाँ पर पाई के अंदर रिजेक्शन का सिलसिला जारी रहेगा। तो अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। 48 घंटे दोस्तों मार्केट ने एफओएमसी का जो फियर था उसे उसने बर्दाश्त किया और आज हम देख रहे हैं कि बीटीसी एक मरतबा फिर से 77,460 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है। इसे हम गुड कम बैक के सिवा और कुछ नहीं कह सकते। लिहाजा बीटीसी इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं एक्सआरपी से। तो दोस्तों एक्सआरपी यहाँ पर एक मरतबा फिर से 1.38 और 1.40 के दरमियान रोटेट हो रहा है। जब तक हम 1.40 पे यहाँ पे जस्ट 4 और की प्लस साइज कैंडल नहीं देखते, तब तक एक्सआरपी हमें 1.43 की रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं दोस्तों बीएनबी पे। बीएनबी ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर अपनी रोटेशन ऑन रखी 620 और 628.40 के दरमियान। अभी भी यहाँ पर मेन प्रेशर 620 पे है और रेजिस्टेंस मैक्स 633 तक आज के दिन रहेगी। सोलाना का गुड कम बैक दोस्तों, और यहाँ पर सोलाना जो अपनी सपोर्ट शो कर रहा था दोस्तों वो 82.50 की थी। अलबत्ता सोलाना ने 83.20 और 83.65 से अपनी सपोर्ट को 85.05 की रेजिस्टेंस पे यहाँ पर टच एंड गो की तरह बिहेव किया है।
लिहाजा यहाँ पर सोलाना को एक ज़हनी सबकत हासिल रहेगी 83.90 पे, जहाँ पर ये सेवरल टाइम बाउंस कर चुका है और मैक्स रेजिस्टेंस 86.10 की। जल्दी से आते हैं दोस्तों हम यहाँ पर हाइपर लिक्विड पे, व्यूवर्स डिमांड पे। मैं साथ साथ 3 अदद टोकन रोज़ाना की बुनियाद पे कोशिश करता हूँ कि व्यूवर्स डिमांड के साथ साथ ऐड रहें। लिहाजा दोस्तों इस मौजूदा मार्केट में हाइपर लिक्विड का बिहेवियर तो बहुत ही अच्छा रहा। 43.66 से रिजेक्ट होने के बाद अपने पुराने तरीन हिस्ट्री वाइज लेवल से इसने बाउंस किया है, यानी कि 39.30 ये इसकी सपोर्ट है। प्रेशर 40.00 के ब्रेक होने के बाद बार बार इस साइड पे है। अपर लेवल जो है इसका आज के दिन 40.90 तक देखा जा सकता है। अगर हम एडीए की बात करें दोस्तों तो इसका बिहेवियर अभी तक स्ट्रॉन्ग है। 0.2460 सेंट से लेके 0.2506 की रेजिस्टेंस जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे देख रहे हैं। फिलहाल टॉप के ऊपर कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है जो ब्रेकिंग जोन को यहाँ पे जन्म दे। ओवर स्टे ऑन 0.2480 ये नॉर्मली हमें दोबारा 0.2525 की रेजिस्टेंस फराहम कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों चेन लिंक पे। परसों 9.10 का इसने 2 टाइम इस्तेमाल किया, यानी कि अपनी सपोर्ट को यूज़ किया और अब ये 9.38 से 9.45 की यहाँ पर फुल तैयारी की तरफ है। याद रहे ऐसे में 9.60 इसकी हद दर्जा रेजिस्टेंस रही है और यही वो रेजिस्टेंस है जहाँ से ये सेवरल टाइम रिजेक्ट कर चुका है और अभी भी इसके चांसेस हैं। दूसरा व्यूअर डिमांड्स टोकन एवेक्स यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। 9.15 से एवेक्स ने यहाँ पे 9.28 की रेजिस्टेंस 3 टाइम अपनाई है। अभी भी यहाँ पर अंदेशा है कि एवेक्स 9.15 से 9.20 के दरमियान अपनी सपोर्ट को कंटिन्यू करने के बाद 9.38 से 9.45 की रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को भी यहाँ पर वीडियो में डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने टोकन का नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों सुई टोकन की जो सप्लाई थी यानी कि अनलॉकिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि सुई के ऊपर उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। आपको याद होगा कि संडे के दिन मैंने आपके साथ अनलॉकिंग की एक वीडियो शेयर की थी। जिन दोस्तों ने भी वो वीडियो देखी होगी यकीनन उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ इल्म की शक्ल में देखने को मिला होगा। अभी मैं देख रहा हूँ दोस्तों सुई एक मरतबा फिर से रिवर्सल पोजीशन ले रहा है, लेकिन बार बार ये ब्रेक भी कर रहा है 0.9250 को। अच्छा, इस दरमियान 0.9250 आपको बताया गया था कि अगर ब्रेक करता है तो हम 0.9205 का लो देखेंगे। तो दोस्तों अर्ली मॉर्निंग में आई होप कि आपने वाज़िया तौर पे देखा होगा कि सुई ने 0.9208 का लो फराहम किया और हाई रहा 0.9379 का। करंट सिचुएशन में इसकी मेजर सपोर्ट 0.9250 की ही है जो इसे मैक्स एनर्जी प्रोवाइड करती है 0.9350 के लिए। तो लिहाजा ये इसका मैक्स हिस्ट्री लेवल है जो इसे आज के दिन मतलब FOMC की रिपोर्ट आने के दरमियान यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल प्रोवाइड करता है तो 0.96 का रिवर्सल रिजेक्शन के तौर के सामने आएगा। तो दोस्तों जिस तरह क्रिप्टो मार्केट ने पूरे 48 घंटे FOMC के फियर फैक्टर को बर्दाश्त किया है तो दूसरी तरफ XAUT भी सेम हालत का शिकार है। लेकिन आज के दिन रिकवरी अगर आप क्रिप्टो मार्केट में देख रही हैं तो XAUT में देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका डायरेक्ट मुकाबला इस वक्त ऑयल प्राइसेस के साथ फिलहाल जुड़ दिया गया है। ये बातें अब मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। लिहाजा एक्टिव इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि मिडनाइट में XAUT पहले से ही 4590 4592 पे था। आपको अपडेट किया गया था कि अगर ये 4625 तक की अपनी रेजिस्टेंस नहीं अपनाता और यही लेवल पे रह जाता है तो 4550 इसका नॉर्मल रिवर्सल होगा। लिहाजा दोस्तों 4560 से हम बाउंस करके एक टाइम के लिए 4570 तक आए हैं। अभी ये जो सपोर्ट बनी है, अब इसी सपोर्ट ने मुझे ऐसे लगता है दोस्तों इसको FOMC के सेशन तक लेके जाना है। ये मेरी ज़ाती राय है, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। सपोज 470 पे ही ये कैंडल दोस्तों लो माउंटेन बनाती रहती है, बिल्कुल लो माउंटेन, तो प्रेशर तेज़ी से डाउन साइड की तरफ बढ़ सकता है और शायद 4550 भी ब्रेक हो जाए। और अगर हमने FOMC का सामना डट के करना है तो ये ज़रूरी है कि XAUT FOMC के आने से पहले 4620 तक की रेजिस्टेंस इख्तियार कर ले। 4620 एक ऐसा लेवल होगा जो आपको हाई होप्स प्रोवाइड कर सकता है और आपको यकीन हो भी जाएगा कि अब ये शायद रेट डिसीजन को अकेले ही जज़ब कर जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ लेवल हैं जो मार्केट के एतबार से यहाँ पर चलते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि BTC ने 75,600 से मुसलसल यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम पकड़ा। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4 16 और से BTC ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन अब जाकर के इसका मामला फिर से स्लो हो रहा है। तो BTC को अभी भी पॉजिटिव जोन की दोस्तों ज़रूरत है, जो इसके लिए सीढ़ी का काम करेगी 78,500 के बाद। मैं समझता हूँ 78,500 तक अगर आज रेजिस्टेंस मिल भी जाती है तो ये फिर FOMC का मुकाबला कर सकती है और उसके डिसीजंस का भी। अदरवाइज अगर हम 77,000 पे ही खड़े रह गए और यहाँ पे लो माउंटेन्स ही बनती रहीं तो मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों, आप इससे पूरी तरह इख्तलाफ कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस कि मार्केट का रुख अचानक 76,000 की तरफ हो जाएगा और इस वक्त सबकी नज़रें 75,000 पे भी हैं। दूसरी तरफ दोस्तों इथीरियम जो 2289 से निकल नहीं रहा था, उसने अर्ली मॉर्निंग में हमें 2342 का हाई प्रोवाइड किया। आपको अपडेट किया गया था कि 2290 और 2295 एक ऐसी रेजिस्टेंस बन के आती है सामने कि दिन के आगाज़ में ये इतनी हेल्प कर देगा कि हमें 2340 तक ले जाके वापस ला सकता है। ऐसा ही हुआ, हम 2342 से रिजेक्ट हुए हैं और अभी मार्केटें 2305 की तरफ बढ़ रही हैं। ये इसकी वीकर जोन है, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। और 2280 एक अजीबो गरीब लेवल बन के सामने आया है। जब जब मार्केट 2305 को ब्रेक करती है हम 2280 2270 का लो देख रहे हैं। अपर लेवल के लिए यहाँ पर हमें लो माउंटेन नहीं बल्कि एक हाई माउंटेन की ज़रूरत है जो बुलिश हो नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए। तो हम 2355 से 2365 की यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल देख सकते हैं। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।